नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू काइरोज यूपीएससी राइट टाइम एट द राइट मोमेंट। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के नए सवेरे की हमारे यूपीएससी के एमसीक्यूज़ के साथ। सबसे पहला एमसीक्यू आपके सामने है। चलिए, आपको पता होगा कि अभी हमारी संसद में हमारे होम मिनिस्टर जी के नेतृत्व में 3 जो बिल थे हमारे, उस 3 बिल को रिप्लेस करके हम और 3 बिल लेके आए हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था। ठीक है, तो उन्हीं में से हमने इस एमसीक्यू का फॉर्मेशन किया है। चलिए, सबसे पहले आपको वीडियो को पॉज करना है, इस एमसीक्यू को अटेंड करना है, उसके बाद आपको बताना है कि इनमें से आपके कितने सही है। ठीक है, पहला एमसीक्यू आपके सामने है। क्या पूछ रहा है? भारतीय न्याय संहिता बिल 2023 के बारे में आपको क्या बताना है? 3 सेंटेंस दिए हैं, उनमें से हाउ मेनी आर करेक्ट, कितने सही है यह बताना है। ओके, पहला, द भारतीय न्याय संहिता बिल 2023 विच विल रिप्लेस द आईपीसी 1860। जी हाँ, बिल्कुल, इंडियन पिनल कोड जो कि 1860 में आया हुआ था उसी को यह रिप्लेस कर देगा। तो यह बात बिल्कुल सही है। दूसरा, इंडियन पिनल कोड यानी कि आईपीसी इज द ऑफिशियल क्रिमिनल कोड ऑफ इंडिया ड्राफ्टेड इन 1860 इन द वेक ऑफ द फर्स्ट लॉ कमीशन एस्टैब्लिश्ड इन 1834 अंडर द चार्टर एक्ट ऑफ 1830। देखिए, पूरा का पूरा आंसर आपका सही है, लेकिन सिवाय यहाँ पे उन्होंने एक के बदले कर दिया होता अगर 3, मतलब कि यहाँ पे जो 1813 लिखा है उसके बदले 1833 लिखा होता तो यह सेंटेंस सही हो जाता। क्योंकि यह जो 1860 में हम इंडियन पिनल कोड लेके आए थे, इसको एस्टैब्लिश किया गया था कमीशन के द्वारा, फर्स्ट लॉ कमीशन के द्वारा, और यह फर्स्ट लॉ कमीशन हमने फॉर्म किया था चार्टर एक्ट 1833 में। चलिए, आपको एक आसान सा क्वेश्चन बताता हूँ कि इनका हेड कौन थे। जो ये फर्स्ट लॉ कमीशन थे उनका हेड कौन थे, और साथ ही साथ अभी करंट में कौन सा लॉ कमीशन चल रहा है और उनके हेड कौन है। दो क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। पहला तो ये पहले वाला जो लॉ कमीशन है उनका हेड कौन है। दूसरा कि अभी जो लॉ कमीशन चल रहा है वो कितने नंबर का है और उनके हेड कौन है। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे 1833 नहीं होने की वजह से दूसरा सेंटेंस हमारा हो जाएगा गलत। चलिए देखते हैं तीसरा। It proposes 8-year imprisonment for sexual intercourse with women on false promises of marriage, which is common form of deception and exploitation. तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे हमारे मिनिस्ट्री ने बहुत ही स्ट्रिक्ट प्रावधान कर दिए हैं, और उसी के बेस पे आगे चलते हुए अगर किसी ने किसी वुमन के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स किया है, क्या कह के, फॉल्स प्रॉमिस करके मैरिज के, तो उनको 8 नहीं 10 साल की मिनिमम एज देने की बात कही हुई है। ठीक है, तो तीसरा सेंटेंस भी हमारा यहाँ पे गलत साबित होता है। चलिए, हमें पूछा है कितने सही है, तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा ओनली 1, क्योंकि सिर्फ एक ही सेंटेंस है जो कि सही है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं कि अभी क्या हुआ था कि अभी लोकसभा में हमारा एक बिल इंट्रोड्यूस हुआ था। एक नहीं, एक साथ 3 बिल इंट्रोड्यूस हुए थे। उनमें से आईपीसी 1860 को रिप्लेस करने के लिए, सीआरपीसी 1973 को रिप्लेस करने के लिए, और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को रिप्लेस करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो पहला बिल था यह था भारतीय न्याय संहिता बिल जो कि रिप्लेस करेगा आईपीसी को। उनमें 10 ईयर की इम्प्रिजमेंट किया हुआ है, किसके लिए? अगर किसी महिला के साथ कोई इंटरकोर्स करता है झूठे वादे करने के साथ। ठीक है, देखिए यहाँ पे फर्स्ट लॉ कमीशन की बात किया था हमने 1834 में, जो कि हुआ था फॉर्म 1833 के अंतर्गत। ठीक है, चलिए चलते हैं, इसी के ऊपर हम एक और क्वेश्चन लेके आते हैं, और इस क्वेश्चन में आपको बताना है कंसिडर द बिल अबाउट द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बिल 2023। ठीक है, 2023 के बारे में बताना है। देखिए, आमतौर पे यूपीएससी बिल के ऊपर ज़्यादा विश्वास नहीं करती है,
जब तक कि वो क्या ना बन जाए, जब तक कि वो एक्ट ना बन जाए। लेकिन ऐसे महत्वपूर्ण बिल जो कि आपके पूरे देश की डेमोग्राफी चेंज करने की कैपेसिटी रखते हो और साथ ही साथ हमारे क्रिमिनल सिस्टम में, क्रिमिनल प्रोसीजर जुडिशियरी सिस्टम में इतना बड़ा बदलाव आने वाला हो तो हमारे लिए उसका बिल और उसके रिलेटेड सारी की सारी डिबेट भी इम्पोर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बिल 2023 के बारे में बताया है। क्या देखना है कि भाई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बिल जो है 2023 जो है यह हमारे CRPC 1898 को रिप्लेस करेगा, जो कि बात बिल्कुल सही है। दूसरा, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर यानी कि CRPC प्रोवाइड प्रोसीजर फॉर एडमिनिस्ट्रेटिंग क्रिमिनल लॉ इन इंडिया। इट वाज इनेक्टेड इन 1973 एंड बिकम इफेक्टिव ऑन 1 अप्रैल 1974। तो यह बात भी बिल्कुल सही है। चलिए तीसरा देखते हैं। द बिल रिक्वायर्स दैट पुलिस कंसल्ट द विक्टिम बिफोर विड्रॉइंग अ केस पनिशेबल बाय 7 years और मोर विच कैन एंश्योर दैट जस्टिस इज नॉट कॉम्प्रोमाइज और डिनाइड। देखिए इस बिल में क्या किया गया है कि इस बिल में हमें पुलिस कंसल्ट कंपलसरी किया गया है कि अगर कोई विक्टिम विथड्रॉ करता है, मतलब मान लीजिए अगर किसी ने ऐसा किसी के ऊपर अपराध लगा दिया और उस अपराध की 7 साल की सजा है और उसके बाद में अगर वो लोग समाधान कर लेते हैं तो हमारे ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू में पुलिस का कंसल्ट होना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। हमें पूछा है हाउ मेनी आर करेक्ट, तो यहाँ पे भैया तीनों के तीनों सही है। ठीक है, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बिल है यह हमने फिर से लेके आए हैं। अभी आपको यहाँ पे डाउट हुआ होगा कि सर कहीं कहीं पे हम 1898 देखते हैं और कहीं कहीं पे 1973 देखते हैं, तो यह दोनों क्या है? तो देखिए जो 1898 है यह हमारे CRPC किन्होंने लेके आए थे? वो लेके आए थे हमारे ब्रिटिशर्स। ठीक है, और ब्रिटिशर्स ने उनको इनेक्ट किया था 1882 के आसपास और उसको इफेक्ट में लेके आए थे 1898 के आसपास। हालांकि जैसे ही हम आज़ाद हुए उसमें हम थोड़ा बहुत अमेंडमेंट करके फिर से हम उसको 1973 में लेके आए थे। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारे लिए 1898 और 1973 दोनों जो साल है यह दोनों साल हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देखिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बिल के बारे में और इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया हुआ है, उसको आपको पढ़ लेना है। याद रखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण बिल है UPSC एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि अगली बार जबकि लोकसभा का इलेक्शन 2024 में आ रहा है और तब तक ये बिल पास नहीं हुआ तो यह बिल हो जाएगा लैप्स। ठीक है, अब लैप्स कैसे होता है, कौन कौन से बिल लैप्स होते हैं उनके बारे में हम बाद में एक फिर से कोई वीडियो में देखेंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि यह बिल इसी सरकार की इस दौरान पास हो गया तब हो गया, वरना इसको दोबारा लेके आना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको जो भी हमारे बिल लेके आए हैं IPC 1860, CRPC 1973 और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को 2 के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। नेक्स्ट लिखा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अ हेल्प प्रोग्राम। अ हेल्प, ए हेल्प, आप कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, पहला सेंटेंस, द प्रोग्राम एम्स टू एम्पावर वुमन बाय एंगेजिंग देम एज ट्रेन एजेंट्स अंडर द राष्ट्रीय गोकुल मिशन। मतलब कि राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत आपको महिलाओं को क्या करना है? ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है, उनको एम्पावर करना है, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है। किनके अंतर्गत? ए हेल्प प्रोग्राम के अंतर्गत, जो कि बात बिल्कुल सही है। और दूसरा, द प्रोग्राम इज स्पेयर हेडेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। तो बिल्कुल सही है, क्योंकि हम कौन से मिशन के थ्रू बात कर रहे हैं? गोकुल मिशन के थ्रू बात कर रहे हैं, जो कि किसके साथ जुड़ा है? हमारे लाइव स्टॉक के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो दूसरा भी यहाँ पे सही है। हमें क्या पूछा है? चूज द करेक्ट, तो भैया दोनों के दोनों कैसे है? सही सेंटेंस है। ठीक है, चलो
और हेल्प के बारे में हम देख लेते हैं। तो यह अभी चल रहा था न्यूज़ में, और हेल्प का फुल फॉर्म होता है एक्रीडेटेड एजेंट फॉर हेल्थ एंड एक्सटेंशन ऑफ लाइव स्टॉक प्रोडक्शन, और जिसका एम हमने जान लिया क्या करना है, महिलाओं को एम्पावर करना है, उनको ट्रेन करना है कि किस हिसाब से डिसीज़ कंट्रोल कर सके, किस हिसाब से उनको सेमिनेशन प्रोवाइड करवा सके, कि कौन से मिशन के अंतर्गत, राष्ट्रीय गोकुल मिशन अंतर्गत। ठीक है, और कौन सी मिनिस्ट्री है ये, तो के डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, इनके अंतर्गत यह काम करता है। यह मिशन, यह प्रोग्राम उन्होंने लॉन्च किया हुआ है। ठीक है, इससे क्या होगा, हमारे लाइव स्टॉक की हेल्थ बढ़ेगी, डिसीज फ्री रहेंगे, और साथ ही साथ हमारा जो मिल्क का प्रोडक्शन है वो भी बढ़ सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पीएम विश्वकर्मा। चलिए पीएम विश्वकर्मा के बारे में आपको बताना है, क्या आएगा। तो पहला सेंटेंस, इट एम्स टू स्ट्रेंथन एंड नर्चर द फैमिली बेस्ड प्रैक्टिस ऑफ ट्रेडिशनल स्किल्स बाय आर्टिसंस एंड क्राफ्ट्स पीपल। मतलब कि पीएम विश्वकर्मा स्कीम लेने की बात नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त 2023 को लाल किले से कहा था। तो इस स्कीम के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जो भी एक फैमिली अपने पहली जनरेशन से दूसरी जनरेशन की ओर जो स्किल ट्रांसफ़र करते हैं, उनको बचाने के लिए, उनको स्ट्रेंथन करने के लिए, उनको नर्चर करने के लिए हम पीएम विश्वकर्मा स्कीम लेके आए हैं। क्या यह बात सही है? तो जी हाँ, बिल्कुल ये बात सही है। दूसरा, इट इज़ अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम। मतलब कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम का मतलब 100% फंडिंग जो रहेगा, यह 100% फंडिंग कौन देगी? कि सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, जो कि बात बिल्कुल सही है। तीसरा सेंटेंस, इट इंक्लूड्स अ क्रेडिट सपोर्ट अप टू ₹5 लाख पर एनम। भैया ऐसे बिजनेस वालों को 5 लाख रुपए देना बनता है, लेकिन पीएम विश्वकर्मा स्कीम जो है उसमें 5 लाख नहीं है, उनमें फर्स्ट टाइम देंगे हम 1 लाख रुपए। अगर उन्होंने इस पैसे को लौटा दिए तो दूसरी बार से हम देंगे उनको कितना? 2 लाख रुपीस। ठीक है, सो याद रखिएगा, तीसरा सेंटेंस यहाँ पे गलत है, पहला सही दूसरा सही। हमें क्या पूछा है, हाउ मेनी ऑफ द सेंटेंसेस आर करेक्ट? तो भैया सिर्फ 2 ही सेंटेंस है जो कैसे है, सही है। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको बताया हुआ है कि अभी कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर ने क्या किया है, पीएम विश्वकर्मा स्कीम को सैंक्शन किया है और उनके लिए 13,000 करोड़ का बजट भी प्रोवाइड किया हुआ है। ठीक है, क्या करना है, इसका एम क्या है? तो स्ट्रेंथन करना है, नर्चर करना है जो गुरु शिष्य परंपरा है या फिर जो फैमिली बेस्ड प्रैक्टिस है, उस ट्रेडिशनल स्किल को हमें बचा के रखना है। ठीक है, इसके लिए हम क्या प्रोवाइड करेंगे? हम सर्टिफिकेट देंगे, हम आई कार्ड देंगे और हम क्रेडिट सपोर्ट देंगे। क्रेडिट सपोर्ट में हम पहली बार में 1 लाख देंगे, उसके बाद हम 2 लाख देंगे। हालांकि यह कंसेशनल इंटरेस्ट रेट 5% पे होगा। तो इससे क्या होगा, इससे हमारी जो भी ट्रेडिशनल स्किल है, हमारा जो इनटेंजिबल, हमारा जो क्या कहते हैं हेरिटेज है, हम उसको बचा के रख पाएंगे। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन है आपके सामने। सुलीना चैनल रिसेंटली सीन इन न्यूज इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। चलिए आपको बताना है सुलीना चैनल कहाँ पे आया है, क्या रोमानिया में है, पोलैंड में है, रशिया में है या यूक्रेन में? तो आपको पता होना चाहिए कि करंट अफेयर्स में इंटरनेशनल कौन सा प्लेस ज़्यादा न्यूज़ में आता है। ठीक है, देखिए यह जो सुलीना चैनल है यह रोमानिया के साथ नहीं जुड़ा है, पोलैंड के साथ नहीं जुड़ा है, रशिया के साथ भी नहीं जुड़ा है, लेकिन रशिया के साथ जुड़ा है। मतलब सर आप पैसा पहले बोल रहे हो कि रशिया के साथ नहीं जुड़ा है, फिर भी रशिया के साथ जुड़ा है। इसका मतलब यह है कि रशिया ने हाल ही में यूक्रेन के अंतर्गत आने वाली सुलीना चैनल पे कुछ बॉम्बार्ड गिराए हैं। तो सही आंसर तो आ जाएगा हमारा डी, लेकिन किन्होंने किया है? तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, देखिए कहाँ पे आया है ये सुलीना चैनल्स, हम देख लेते हैं कि यह यहाँ पे क्या हुआ है, रशिया के ड्रोन ने स्ट्राइक किया हुआ है और जो स्टोरेज फैसिलिटीज़ है, जो गेम स्टोरेज की फैसिलिटीज़ है, वो दनुबे रिवर के पास यह प्लेस आया है यूक्रेन में।
देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ओडेसा, यह भी इसी बार बहुत काफ़ी सारा न्यूज़ में था। यहाँ पे आया हुआ है डनुबा डेल्टा, उसी के बगल में है सुलीना और सुलीना के बगल में है सुलीना चैनल। ठीक है, यहाँ पे कॉन्स्टांटा आपको याद होना चाहिए। ये सारे के सारे कहाँ पे आए हैं? यह आए हैं ब्लैक सी में। ठीक है, साथ ही आपको पता होना चाहिए कि यह माल्डोवा नाम का एक कंट्री है, यह रोमानिया नाम का कंट्री है, यह बल्गेरिया नाम का कंट्री है और नीचे आया हुआ है तुर्की। और तुर्की में नीचे जो है हमारा मेडिटेरियन सी है, वो मेडिटेरियन सी को ब्लैक सी के साथ कनेक्ट करता है कौन? बोस्फोरस चैनल। ठीक है, आपको पता होगा, आप सबने पढ़ा होगा कि यहाँ पे 1453 में कॉन्स्टेंटिनोपल का हमने क्या देखा था? उनका पतन देखा था। चलिए, तो इतनी इन्फॉर्मेशन आज के लिए काफ़ी होगी। चलते हैं हम आगे चलते हैं हमारे स्टैटिक क्वेश्चन की ओर। पहला स्टैटिक क्वेश्चन आपके सामने है, विथ रेफरेंस टू द फॉलोइंग रिवर सिस्टम। ओके, the following 4 rivers, 3 of them pour into one of them which joins the Indus direct. Among the following which one is such river that joins the Indus direct? मतलब कि यह ऐसा कहते हैं कि जो इंडस रिवर सिस्टम है, हमारी सिंधु नदी की जो सिस्टम है, उनमें नीचे दिए हुए 4 जो नदी है, उनमें से 3 नदी ऐसी है जो आपके इंडस रिवर में डायरेक्ट जॉइंट होती है। मतलब आपको ऐसा कह रहे हैं कि 4 नदी है, 4 नदी में से 3 नदी ऐसी होगी जो एक में डायरेक्ट जॉइंट हो जाएगी, और यह जो एक नदी है, यही नदी होगी आपके सिंधु रिवर यानी कि इंडस रिवर में डायरेक्ट से उनको क्या होती है? डायरेक्ट उनमें पोर होती है। तो वह कौन सी नदी होगी? चेनाब होगी, झेलम होगी, रावी होगी या सतलुज होगी? ठीक है, तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन ए, चेनाब। ठीक है, देखिए हालांकि कई जगह पे हमें सतलुज भी देखने को मिलता है आंसर, तो इसमें बहुत ही बड़ी एक कंट्रोवर्सी हुई थी, लेकिन हमें याद रखना होगा ऑप्शन ए, चेनाब। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आपको पूछ रहा है, विथ रेफरेंस टू पाम ऑयल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ओके, पहला, द पाम ऑयल ट्री इज नेटिव टू साउथ ईस्ट एशिया। दूसरा, द पाम ऑयल इज अ रॉ मटेरियल फॉर सम इंडस्ट्री प्रोड्यूसिंग लिपस्टिक एंड परफ्यूम्स। तीसरा, द पाम ऑयल कैन बी यूज टू प्रोड्यूस बायोडीजल। अब भैया कैन बी लिखा है तो अब होगा ही होगा, मतलब आप ऐसा थोड़ी ना कह सकते हो कि इससे मैं ऐसा नहीं कुछ कर सकता हूँ। तो तीसरा सेंटेंस सही है, दूसरा भी सही है कि इससे क्या बनता है? लिपस्टिक और परफ्यूम्स बनते हैं, यानी कि कॉस्मेटिक आइटम्स बनते हैं। तो दूसरा भी सही है, लेकिन पहला वाला गलत है, क्योंकि यह जो ऑयल ट्री है यह नेटिव साउथ ईस्ट एशिया का नहीं है, यह है नेटिव आपके अफ्रीका का। इसको कैसा चाहिए? इसको सूटेबल कंडीशन ऐसी हो कि वहाँ पे हॉट टेम्परेचर उनको मिले, और साथ ही साथ उनको जो मॉइस्ट होता है, यह मॉइस्ट भी उसको ज़्यादा चाहिए। हॉटनेस यानी कि टेम्परेचर भी उनको ज़्यादा चाहिए और मॉइस्ट भी ज़्यादा चाहिए। मतलब कि ऐसा माहौल आपको इक्वेटर के आसपास मिल जाएगा। ठीक है, तो यह साउथ ईस्ट एशिया का नेटिव नहीं है, यह नेटिव है अफ्रीका का। याद रखिएगा, इसके लिए इंडिया ने एक POEM मिशन भी लॉन्च किया था, एक प्रोग्राम लॉन्च किया था। चलिए आप बताइए यह POEM का फुल फॉर्म क्या होता है? फिलहाल हम देते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। तो हमें पूछा है विच आर करेक्ट, तो भैया कौन से करेक्ट होंगे? तो 2 और 3 सही है, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज पर्माकल्चर फार्मिंग डिफरेंट फ्रॉम कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग? भैया पर्माकल्चर फार्मिंग जो होता है यह केमिकल फार्मिंग से डिफरेंस होता है, तो कैसे डिफरेंस होता है देख लेते हैं। पहला सेंटेंस, पर्माकल्चर फार्मिंग डिस्करेज मोनोकल्चर प्रैक्टिसेस बट इन कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग मोनोकल्चर प्रैक्टिस आर प्रीडोमिनेंट। मतलब कि मोनोकल्चर मतलब आपको लगातार एक साल में जिस पाक का आपने प्रोडक्शन किया, आपने जिसका एग्रीकल्चर में बुआई किया, अगले साल भी आप उसी क्रॉप के ऊपर डिपेंडेंट रहोगे। इसको कहा जाता है मोनोकल्चरल प्रैक्टिस। ठीक है, लेकिन जो पर्माकल्चर होती है यूज फार्मिंग में, इसको क्या कैसे करते हैं? उसको डिस्करेज करते हैं।
तो पहला बात बिल्कुल सही है। दूसरा, कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग कैन कॉज इंक्रीज इन सॉइल सैलिनिटी बट द अकरेंस ऑफ सच फेनोमेनन इज नॉट ऑब्जर्व इन पर्माकल्चर फार्मिंग। बिल्कुल, अगर आप केमिकल वाले फार्मिंग यूज़ करोगे तो आपकी सॉइल में सैलिनिटी यानी कि खरास्ता बढ़ती जाएगी, लेकिन पर्माकल्चर फार्मिंग ऐसा नहीं कर सकता। यह बात भी बिल्कुल सही है। तीसरा, कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग इज इजीली पॉसिबल इन सेमी एरिड रीजन बट पर्माकल्चर फार्मिंग इज नॉट सो इजीली पॉसिबल इन सच रीजन। अरे भैया, आपने गलत कह दिया। कैसे गलत कहा कि जो कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग है यह सेमी एरिड रीजन में पॉसिबल नहीं होती है। ऐसे जहाँ पे आपको पर्माकल्चर फार्मिंग करना हो तो वहाँ पे आप कर सकते हो। ठीक है, तो तीसरा सेंटेंस हमारा गलत है। और जहाँ जहाँ पे भी तीसरा सेंटेंस है हम उनको काटेंगे। तो ऑप्शन ए गया, ऑप्शन डी गया, क्या बचा? ऑप्शन सी बचा और ऑप्शन बी बचा। अब हमें पहले से पता है कि ऑप्शन ए और ऑप्शन बी जो है, सॉरी, सेंटेंस 1 और सेंटेंस 2 जो है वो सही है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। फिर भी हम पढ़ लेते हैं ऑप्शन में से जो सेंटेंस 4 है उनके बारे में। क्या लिखा है? प्रैक्टिस ऑफ मल्चिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन पर्माकल्चर फार्मिंग बट नॉट नेसेसरी सो इन कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग। ठीक है, जो मल्चिंग की जो प्रैक्टिस होती है यह बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है किनमें? पर्माकल्चर फार्मिंग में, लेकिन केमिकल फार्मिंग में ऐसी कोई प्रोसेस होती नहीं है। तो यह बात भी बिल्कुल सही है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1, 2 एंड 4। चलिए चलते हैं आगे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 2 सेंटेंस दिए हैं, उनमें से आपको बताना है करेक्ट। पहला, एडेनोवायरस हैव सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए जीनोम्स वेयर्स रेट्रोवायरस हैव डबल स्टैंडर्ड डीएनए जीनोम्स। क्या यह सही है? दूसरा, कॉमन कोल्ड इज समटाइम कॉज्ड बाय एन एडेनोवायरस वायरस, एड्स इज कॉज्ड बाय रेट्रोवायरस। चलिए, साइंस का ऐसे क्वेश्चन जो कि बेसिक के साथ साथ करंट अफेयर्स में रहता है आपको तैयार करके जाना होगा। यहाँ पे क्या किया है? यहाँ पे उन्होंने एडेनोवायरस की जगह पे लिख दिया है रेट्रोवायरस और रेट्रोवायरस की जगह पे लिख दिया है एडेनोवायरस। इसका मतलब जो आपका एडेनोवायरस होता है यह आएगा सिंगल नहीं, यह आएगा आपका डबल स्टैंडर्ड, और जो रेट्रोवायरस होता है यह होता है कैसा? सिंगल स्टैंडर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ? पहला सेंटेंस हमारा गलत साबित हुआ। अब पहला गलत होने के साथ ही आप ऑप्शन ए को काटोगे और ऑप्शन सी को काटोगे। दूसरा सेंटेंस है वो बिल्कुल सही है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2 ओनली। चलिए चलते हैं आगे। आज का आखिरी क्वेश्चन है, द ब्लैक कॉटन सॉइल ऑफ इंडिया हैज़ बीन फॉर्म ड्यू टू द वेदरिंग ऑफ। चलिए बता दीजिए, ब्लैक कॉटन सॉइल किसकी वजह से बनती है? तो आपको पता होगा कि हमारे हिंदुस्तान में जो हमारा ऐसा साउथ वाला जो एरिया है, यहाँ पे गुजरात में सौराष्ट्र हो गया, महाराष्ट्र हो गया, आपका कर्नाटका हो गया, और तेलंगाना आंध्र प्रदेश वाला जो रीजन है यहाँ पे आपकी ब्लैक कॉटन सॉइल ज़्यादा मिलती है। ठीक है, और यह ब्लैक कॉटन सॉइल जो है यह किसका परिणाम है? क्या ब्राउन फॉरेस्ट सॉइल का परिणाम है, फिशर्स ऑफ वॉल्केनिक रॉक का है, ग्रेनाइट और सीस्ट का है, या सेल एंड लाइमस्टोन का है? तो सबको पता होगा कि जब भी गोंडवाना लैंड से यानी कि आज के अफ्रीका से हमारा जो इंडिया अलग हुआ था उस टाइम पे यहाँ पे साउथ से हम जो आ रहे थे, तो यहाँ पे आज के रीयूनियन आइलैंड के पास क्या हुआ था? वहाँ पे हुआ था एक वॉल्केनिक इरप्शन, और उसी की वजह से हमारे साउथ वाला जो रीजन है यहाँ पे क्या हुआ है? यहाँ पे हुआ है, बोलिए बोलिए, जी हाँ, यहाँ पे हमारा जो वॉल्केनिक इरप्शन हुआ था उसकी वजह से पूरा का पूरा लावा जम गया है, और धीरे धीरे कई सालों के बाद यह जो लावा है, यह जो वॉल्केनिक है, उसका क्या हुआ था? फिशर्स हुआ था, उसका वेदरिंग हुआ था। तो इसी वजह से हमारी ब्लैक कॉटन सॉइल का निर्माण हुआ था। ठीक है, तो ये है हमारा ऑप्शन बी सही आंसर। चलिए, ये थे हमारे आज के MCQ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।